योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में आज हम बात करेंगे देश की ताकत की। हमारे वायुवीर गंगा एक्सप्रेस वे पे एक तरह से यूं कहूं कि एक युद्धाभ्यास, 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप जो एक्सप्रेस वे भी है वो, उस पे किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए उन्होंने एक युद्ध कौशल दिखाया है। और तमाम हमारे फाइटर जेट्स उस पे टच एंड टेक ऑफ की जो एक पोजीशन होती है उस पे काम किया कि वो तैयारी बताई जाती है कि आपात स्थिति में कैसे निपटा जा सकता है। सेनाएं सतर्क है, तीनों सेनाएं अलर्ट मोड पे हैं और जवानों को छुट्टियों से जो गए हुए थे उन्हें बुला लिया गया है। हमारे साथ लगातार पहलगांव की घटना और उससे पहले भी रक्षा विशेषज्ञों के मामले में पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एस खटेवा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एयर कोमोडोर रिटायर्ड चंद्रमौली जी हमारे साथ में हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे कि ऐसी पोजीशन जब आती है, कहा जाता है कि आपात स्थिति जब बनती है तब ये रिहर्सल या युद्धाभ्यास किया जाता है, तो ये माना जा सकता है कि हम किसी भी चुनौती से निपटने के लिए अलर्ट मोड पे हैं। सेनाओं को एक तरह से रेडी रहने के साथ साथ खुली छूट भी दे दी गई है कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए वो तैयार रहें। तो चलिए हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कटेवा सर, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं पहलगांव की घटना के दिन से ही, और एयरफोर्स के हमारे वायुवीर हैं, उन्होंने भी गंगा एक्सप्रेस वे पर अपनी पूरी सैन्य ताकत दिखाई है कि हम किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए नापाक इरादों को कुचलने के लिए तैयार हैं। तो किस मोड पे माने हम इसको कि फाइनल रिहर्सल की तरह देख सकते हैं इसे, कि कोई भी चुनौती होगी तो हम उससे निपटने के लिए बिल्कुल अलर्ट मोड पे हैं? सर, सवाल मेरा ये है कि गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश, उसका मकसद ही ये बनाया गया था कि कभी भी किसी तरह की कोई स्थिति बनेगी तो हमारे एयर रूट के लिए भी वो रनवे का काम करेगी। तो आज उसी का एक युद्धाभ्यास समझे या इसका रिहर्सल समझे, वो किया गया। ये कहा जाता है कि आपात परिस्थितियों में ऐसा रिहर्सल होता है तो सेनाएं हमारी अलर्ट मोड पे है। ये वो स्थिति है कि अगर कोई भी नापाक इरादा अगर सामने से आता है तो उसे कुचलने की हम ताकत पूरी तरह से सजग रूप से अलर्ट मोड पे है। देखिए योगेंद्र जी, हमारी तीनों सेनाएं बिल्कुल तैयार हैं। और आप सीसीएस की मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री जी ने सीडीएस, तीनों सेनाओं के मुखिया और रक्षा मंत्री जी को बुला करके उन्होंने अपने जो उनके इरादे हैं, एम है, वो सरकार ने तीनों सेनाओं के मुखियों को बता दिया है। अभी इसके बाद उस मुकाम को हासिल करने के लिए सेनाओं को फ्री हैंड दे दिया है, सिर्फ उस सरकार का जो एम है उसे अचीव करने के लिए। और उस डायरेक्शन में तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और सीडीएस साहब मिलकर के काम कर रहे हैं। और ऐसी चीजों को पहले इस तरह से किसी देश में पूरी पब्लिक के सामने ढोल पीट पीट कर रे नहीं बताया जा सकता कि सेनाएं क्या करने वाली। हर एक ऑपरेशन में, खास करके ऐसे जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होते हैं, उनमें जो सिक्योरिटी है और सरप्राइज है, ये बहुत बड़े एलिमेंट होते हैं। जैसे कि आपने पिछली बार भी जब बालाकोट की एयर स्ट्राइक की थी, तब भी ये जब 15 दिन के बाद, उस हादसे के 15 दिन के बाद ये एयर स्ट्राइक की थी। और ये तब की थी जब किसी को ये पता नहीं, अंदाज नहीं था कि भारत की वायुसेना क्या ऑपरेशन करने वाली है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी ये इतने इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस हैं वो सोच समझ के ही उस पे कार्रवाई की जाती है। जहां तक प्रेजेंट सिचुएशन का सवाल है, एक तो होता है योगेंद्र जी पूरा फुल फ्लेजेड वॉर, जिसके अंदर ग्राउंड कैप्चर करना और ग्राउंड को ऑक्यूपाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। परंतु इस तरह के जो आजकल के हालात चल रहे हैं, उसमें हमारे को जो बदला लेना है टेररिस्ट से, जिन्होंने निहत्थों को मार गिराया है और इतने 10, 15, 20, 25 साल से वैली के अंदर वो खून खराबा कर रहे हैं, तो उसे खत्म करने के लिए या तो उनके
हेडक्वार्टर्स हैं, लॉन्च पैड्स हैं और या उनके लीडर्स हैं। जैसे हाफिज सईद को मार गिराने के लिए मुझे पूरा पूरा विश्वास है, अगर उसके मार गिराया जाए और उसके हेडक्वार्टर को नष्ट कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है उग्रवादियों के बीच में कि ये जो इन्होंने जो टेरर एक्ट किए हैं उनकी कमर उसी से टूटती है। इसके साथ साथ जो भारत सरकार ने पॉलिटिकल डिसीजन जो लिए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट जो डिसीजन है वो इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रखना है, क्योंकि इंडस वाटर जो ट्रीटी है, इनके जो 6 नदियां हैं उनमें से तकरीबन 80% से ज्यादा पानी पाकिस्तान के किसानों को इन नदियों से जाता है। और यह बात जरूर है कि इमीडिएटली उस पानी को नहीं रोक पाएंगे, पर पानी रोकने के अलावा हमारे को जो ये बताना पड़ता है पाकिस्तान को कि अभी बाढ़ आने की स्थिति है, जो और दूसरी डिटेल्स हैं, जो नदियों में बाढ़ आएगी, नदियों में क्या पानी है, क्या स्टेज के ऊपर, जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो सब उसके साथ शेयर की जाती थी, जिससे वो आगे की तैयारी करते थे। अभी ये कुछ बता नहीं सकते, इसीलिए आपने देखा होगा कि थोड़े दिन 3-4 दिन पहले चेनाब में खूब सारा पानी गया और वो वहां पे हाहाकार मच गया, वहां पे एक तरह का पैनिक हो गया। तो इस तरह से ये इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है सरकार का। और जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर के ऊपर और पीने के पानी पे भी बहुत सारे बड़े शहरों में इसका पानी जाता है, इस पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और अभी साथ साथ आप देख रहे हैं कि भारत की सेनाएं मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं एलसी के ऊपर, जहां एलओसी के ऊपर जहां फायरिंग चल रही है पिछले 7-8 दिन से। और दोनों डीजीएमओ ने, पाकिस्तान के डीजीएमओ और भारत के डीजीएमओ ने हॉटलाइन पे ये भी बताया है कि या तो पाकिस्तान को वार्निंग दिया है कि या तो इसको आप बंद कीजिए, नहीं तो फिर आपके इसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहिए। जी कटियार सर, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। चंद्रमौली सर का रुख करना चाहूंगा। सर, वायुवीरों ने जिस तरह से गंगा एक्सप्रेस वे पे अपना पूरा शक्ति प्रदर्शन किया है, अलर्ट मोड की बात कही जाती है। बॉर्डर पे पूरी मुस्तैदी के साथ सेना अलर्ट है, एयरफोर्स को अलर्ट मोड पे किया जाता है। उसी का एक हिस्सा मान के चलें इसे, जो गंगा एक्सप्रेस वे पे एक जो रिहर्सल किया गया है। जय हिंद, जय हिंद। मैं समझ गया सर, जय हिंद। मैं आपको बताता हूँ कि एयरफोर्स लाइक अदर फोर्सेस, आर्मी नेवी की तरह कंटिन्यूस ट्रेनिंग करती रहती है कि ऐसा नहीं कि आज पहलगाम हुआ तो चलो आज अटैक करना है तो चलो हम प्लान करते हैं। ये थ्रू आउट हमारा पीस टाइम में एक ये मुद्दा रहता है कि हमारी ट्रेनिंग कंटिन्यूस चलती रहे। मैं 34.5 साल वायुसेना में रहा और कारगिल का युद्ध में मैंने भाग लिया, लेकिन उसके अलावा पूरी ट्रेनिंग चलती रहती है, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो। अब ये मुद्दा जो आप बता रहे हो कि पहलगाम हुआ इसके बाद में जो कर रहे हैं, ये सिर्फ रिफ्रेश कर रहे हैं। हमारी जो ट्रेनिंग हमने इतने सालों से की है उसका रिफ्रेश कर रहे हैं कि अब अगर एक्शन करना पड़े तो हम कैसे करेंगे। और आप जो हाईवे पे लैंड करने के लिए बता रहे हो, ये एक एडिशनल सेफ्टी मेजर है कि कुछ भी कारण से अगर हमारे एयरबेस पे अगर अटैक होता है और एयरबेस पे लैंड करने के लिए जहाज को कम से कम आधा रनवे चाहिए होता है, कम से कम आधा रनवे। टेक ऑफ भी आधे रनवे आज को हो जाता है, जहाज बहुत पावरफुल होते हैं। लेकिन जब बमबारी की जाती है एज पर ट्रेनिंग, तो रनवे 3 किलोमीटर का होता है अप्रोक्सीमेटली। तो 1/3 और 1/3 दो जगह बॉम्ब गिराए जाते हैं ताकि न जहाज इधर से टेक ऑफ कर सके न उधर से टेक ऑफ कर सके। ऐसी स्थिति अगर हो जाए और कोई एयरफील्ड में जाने के लायक अगर जहाज नहीं रहे, तो उसको कहा जाता है प्लीज गो एंड लैंड ऑन द मॉडिफाइड रनवे। जो मॉडिफाइड रनवे होता है जैसा आप बता रहे हो हाईवे, तो हाईवे को जो बनता है उस टाइम पे पहले प्लान हो जाता है कि हमको कम से कम 3 से 4 किलोमीटर का सीधा स्ट्रेच चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आसपास पेड़ नहीं होने चाहिए। तीसरी बात, उसका ट्रैफिक कंट्रोल होना चाहिए। चौथी बात, उसको साफ सफाई होनी चाहिए अगर ऑपरेशन होने हैं, क्योंकि जो मिट्टी भी अगर होती है तो जहाज अगर लैंड करे और मिट्टी अगर वो अंदर सक हो जाती है, उसके इंजन डैमेज हो जाता है, तो उसको साफ करके रखें। तो कुछ रिक्वायरमेंट होती है। तो आप जो बता रहे हो, शाहजहांपुर जो बता रहे हो, इसी तरह से हमने कई ऐसी एयर स्ट्रिप कर रखी है जो इन केस ऑफ इमरजेंसी सभी करते हैं। पाकिस्तान में भी लाहौर
और राहुल और रावलपिंडी के बीच में जो उनका हाईवे है उसमें कर रखा है। तो क्या करते हैं, जब ये हाईवे चल रहा होता है तो इसके बीच के अंदर डिवाइडर लगे होते हैं। ये डिवाइडर ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, इसके ऊपर ना हुक लगा होता है। तो जब वायुसेना को जरूरत पड़ती है कि अब इसको इस्तेमाल करना है, तो ये सारे 3-4 किलोमीटर के बीच का जो डिवाइडर होता है उसको सरकार अपने क्रेन से हटवा देती है और साफ सफाई कर देती है, ट्रैफिक को रोक देती है और फिर एयरफोर्स को बुलाती है कि भाई आप इसमें आप ट्रेनिंग कीजिए। ये ट्रेनिंग हो रही है और ट्रेनिंग एक्चुअली लैंड करने की जरूरत पड़ सकती है अगर हमारे जो हवाई अड्डे हैं वो अगर बियॉन्ड सी हवाई अड्डा जो डैमेज भी होता है ना, तो हमारे रिपेयर में टाइम नहीं लगता है। हमारे पास में ऐसी ऐसी सीमेंट होती है जो मतलब कि खड्डा साफ करो, उसमें सीमेंट डालो, इतनी हाई क्लास सीमेंट होती है, सीमेंट डलते ही 30 मिनट वो जमना शुरू हो जाती है और 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर आप उसके ऊपर जहाज उड़ा सकते हो, इतना फास्ट उसका ड्राइंग होता है। तो वो सब होता है, पर फिर भी जरूरत पड़े तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो एयर स्ट्रिप। तो ये हमारी ट्रेनिंग हुई है। इसके अलावा ज्यादातर ट्रेनिंग रात को होती है क्योंकि ज्यादातर वायुसेना इस तरह का अटैक रात को करती है। उधर से भी रात को ही अटैक आते हैं, इसलिए आपने देखा होगा 71 की लड़ाई में सब कुछ रात को ही हुआ था। इवन कारगिल के अंदर बम जो गिराया था वो भी रात को गिराया गया था। तो ये क्या है कि जैसे हम कारगिल में जाते थे रात को 2-2 3-3 बजे उड़ना पड़ता था हमारे को, उड़ते थे और वहां जाकर के, और क्योंकि रात को बहुत कुछ, रात चोरी भी रात को होती है, तो युद्ध भी ज्यादातर रात को किया जाता है। तो रात की फ्लाइंग हमारी और अक्रॉस वो लोग भी रात को कर रहे हैं। इस तरह से हाईवे पे लैंड करने की कर रहे हैं। बमबारी है तो बॉम्ब चलाने के लिए रिफ्रेश कर रहे हैं कि भाई हमारा एक्यूरेट बॉम्ब लगना चाहिए। तो जो ट्रेनिंग की है वो सब ट्रेनिंग इन पिछले कुछ दिनों में चल रही है और चलती रहेगी जब तक, जब डीडी आ जाएगा कि अभी जाना है, तो ट्रेनिंग आपने की हुई है, कॉन्फिडेंट आप है ही हैं, आप जा करके उसको अपना जो भी आपका टारगेट है उसको आप अचीव करेंगे। यही हमारी जो सरकार ने दिया है, इसके लिए हम तैयार हैं। तो जो आप ये दृश्य देख पा रहे हैं भारत के उस गंगा एक्सप्रेस हाईवे के देख पा रहे हैं जिसपे फाइटर जेट्स अपना रण कौशल दिखा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे जो एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं उनका कहना है कि अलर्ट मोड का मतलब यही है कि हम पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार हैं, उसकी रिहर्सल है। क्योंकि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी युद्धाभ्यास का एक हिस्सा, इनका एक तरह से जो कहूं कि ये सर्विस लाइफ जो है उसका एक हिस्सा है और उसमें करते रहते हैं। लेकिन जब हालात ऐसे होते हैं तो थोड़ा सा और एक फोकस करना होता है प्लान पे, और उसी एक्शन प्लान का एक हिस्सा इसे कहा जा सकता है। चंद्रमौली सर, मैं वापस आपके पास में आना चाह रहा हूं। आप कारगिल वॉर का हिस्सा भी रहे हैं एयरफोर्स में जब आप ड्यूटी पे थे उस दौरान। तो ऐसे पोजीशन में जब कहा जाता है कि अलर्ट मोड पे आप रहिए, तो क्या कुछ तैयारी करनी होगी? तो चले, अलर्ट मोड पे सेनाएं हैं और आपने देखा हमारे युद्ध और रणबांकुरे किस तरह से अपना रण कौशल दिखा रहे हैं, वो चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो या फिर थल सेना हो। अलर्ट मोड पे सेना है और मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई भी स्थिति बनती है तो उसे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सेना का और सरकार दोनों का अपना एक एक्शन प्लान बन चुका है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।